बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुजूर वाला एहसन शाह कत्ल हुआ, इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? मैं एज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कुछ हकायक इकट्ठे किए हैं। यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इनकाउंटर कैसे हुआ, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर किस मुकदमे में रिकवरी की जानी थी, और उसके बाद फिर कैसे लेकर गए, इनकाउंटर किसने किया, किसके कहने पर हुआ। ये सारी चीजें, सारी तफसील आपके सामने रखनी है। अमीर बिलाज टीपू आज से 6 माह कुछ दिन पहले कत्ल हुआ था। उसकी सहूलतकारी का इल्जाम था एहसन शाह के ऊपर, और उस मुकदमे में एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया था आज से 6 माह और 5 दिन पहले। लेकिन जब इनकाउंटर किया जाता है, ये किसी और मुकदमे में किया जाता है। मैं आपके सामने ये सारा मुकदमा भी रखता हूं। इवन कि ये मुकदमा 13/12/2023 जो है, ये इस वक्त वेबसाइट के ऊपर मौजूद ही नहीं है। जब आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और इस मुकदमे की तफसील निकालना चाहते हैं, तो तफसील आपके सामने नहीं आती। अभी तक तो नहीं आ रही। हो सकता है जब तक वीडियो आप तक पहुंचे या उसके कुछ दिन बाद तफसील इसके सामने आ जाए। एहसन शाह के ऊपर मुकदमा ये डाला गया है कि 2023 का एक डिकेटी का मुकदमा था। और डिकेटी का मुकदमा आप जानते हैं कि किसी 2023 का डाल दें, 22 का डाल दें, 24 का डाल दें, जब भी आपकी मर्जी कहे कि कोई मुकदमा डिकेटी का डालकर उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाना चाहे वो इल्जाम लगा दें। 2023 का मुकदमा उसके ऊपर डाला गया, और उसके बाद ईसाया वाले कब्रिस्तान में जाकर कुछ रिकवरी करनी थी उस मुकदमे की जो 2023 का है, डिकेटी का मुकदमा। यानी जो पुलिस ने एफआईआर की है वो आपके सामने रखता हूं। अच्छा, साथ आपको यह भी बता दूं कि 9:25 के ऊपर वकुआ हुआ, और उसके बाद तकरीबन 9:45 के ऊपर एफआईआर जो 14 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल है, एक मुफस्सल एफआईआर सामने आती है, जिसमें अंदर तमाम कांस्टेबल के नाम लिखे हुए हैं और उनके फोन नंबर लिखे हुए हैं, कैसे कैसे वो इनकाउंटर हुआ, क्या क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर जो शकील साहब हैं उन्होंने कैसे ये सब कुछ किया, ये सारी चीज हमारे सामने आ जाती है। यानी इतने कलील वक्त में ये सारी एफआईआर भी दर्ज हो गई, तमाम तर नंबर और सब कुछ लिखने के बावजूद बिल्कुल एक फुल जो एफआईआर है वो हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दें कि कोई हाई प्रोफाइल केस था, तो एहसन शाह पुलिस की कस्टडी में नहीं थे। एहसन शाह सीआईए की कस्टडी में थे, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पाकिस्तान की। तो अब ये कहा गया कि उस 2023 का जो मुकदमा था, उस डकैती वाले मुकदमे में रिकवरी के लिए ईसाया वाला कब्रिस्तान है, वहां पे जाकर इनकी कुछ रिकवरी करवानी थी। अब अगर फर्ज करें हम यहां मान लें कि वो रिकवरी के लिए उनको वाकईतन लेकर जा रहे थे, तो फिर उस मुल्जमान को किसने बताया कि आज वो ईसाया वाले कब्रिस्तान में एहसन शाह को लेकर आ रहे हैं? अंडरस्टूड है? फिर तो इसमें पुलिस मुलव्वस है। पुलिस का कौन मुलव्वस है? पुलिस ने मुखबरी क्यों की है? ये सारे सवाल मौजूद हैं अगर हम बिलफर्ज मान लें। लेकिन ये भी आगे अभी जो है बहुत बड़ा सवाल निशान इससे आगे है। वो ये है, आराम से हर एरे गैरे को मेरे ख्याल में पता चल जाता है कि जब फायर होता है ये दूर का फायर है या फिर नजदीक से फायर लगा है। वो तस्वीर आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता जिसमें एहसन शाह को गोलियां लगी हैं, सीने के ऊपर उनको ब्रेस्ट लगा है। अगर दूर से वो मुल्जिमान एहसन शाह को छुड़वाने आ रहे थे, ऐसी बात है, एहसन शाह को छुड़वाने आ रहे थे ना, तो दूर से वो फायरिंग करते। कोई फायर उनके माथे पे लगता, कोई टांग में लगता, कोई बाजू में लगता। इसी तरह कुछ पुलिस वाले जो एहलकार थे उनको 2-4 कोई फायर लगते। जो शकील साहब थे, सब इंस्पेक्टर, उनकी धुन्नी में कोई फायर लगता। यानी इस किस्म को कोई बनता ना, जाहिर सी बात है अगर एक नेचुरल प्रोसेस होता, यानी वाकईतन ऐसा हुआ होता। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि एक गाड़ी आगे है सीआई की, एक गाड़ी पीछे है सीआई की, दरमियान में एहसन शाह हैं। बस जो मुल्जिमान है जो एहसन शाह को छुड़वाने आए हैं, उन्होंने सीधा ब्रेस्ट मारा और वो एहसन शाह को लगा। किसी कोई पुलिस वाले को, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये एनकाउंटर है। मेरा मकसद ये है कि एहसन शाह मुजरिम हो सकता है, उसने गलत काम किया होगा, बेलाज टीपू या बाकी जिस किस्म के जो मुकदमात है उसमें मुलव्वस होगा, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम था। इस वक्त वो मुजरिम नहीं था। इस तरह एक टर्म इस्तेमाल होती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इस वक्त वो की गई है क्योंकि वो मुजरिम नहीं था। अगर इस किस्म का किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर पुलिस की कस्टडी में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ये कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए।
इस वक्त जो मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत हुआ है। एहसन शाह मुजरिम था, उसने जो कुछ भी किया था कानून के कटहरे में लाकर उनका हिसाब किताब किया जाता। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर और इल्जाम साबित भी ना हो, अभी तो इल्जाम साबित होना था, 6 माह से मुकदमा चल रहा था, उसमें उनको जमानत भी मिल गई थी। अब दूसरे मुकदमे जिसमें उन्होंने 2023 का मुकदमा डाला, उसमें पहले तलबी की, फिर उसमें जुडिशियल रिमांड के ऊपर, सॉरी उसको जिस्मानी रिमांड के ऊपर लिया, फिर उसके बाद फिर रिकवरी, ये सारा प्रोसेस आप चला रहे थे। ये कुछ समझ से बाल आता रहा है। और उसके बाद अगला प्रोसेस इंतहाई अहम है। अब उसके कत्ल का मुकदमा, उसके कत्ल का इल्जाम भी उसके भाई के ऊपर लगा दिया, यानी कि जो मुल्जमान थे उनमें उसका भाई था, एहसन शाह का भाई था, ताकि शकील की मुद्दत में मुकदमा फिर एक मरतबा उसके भाई के ऊपर डाला जा सके, यानी वो मुकदमा भी दर्ज ना करा सके। अब शकील मुद्दई बन गया, यानी जो इनकाउंटर करने वाले हैं वो मुद्दई बन गए हैं और वही अब मुकदमा चलाएंगे उनके ऊपर, जो उनकी फैमिली है, जो बाकी पीछे रहती है, ताकि बाकी पीछे वाले लोग हैं उनमें से कोई एक बंदा सर ना उठाए। ये है पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। मैं आज भी इस चीज पर कायम हूं। जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है और या जो सीखा है वो ये यही है, इस चीज को कभी भी मेरा जमीर मुतमईन नहीं है कि इस चीज को जस्टिफाई किया जा सके। किसी बंदे के ऊपर इल्जाम है, इल्जाम कोई भी आप हो सकता है, कल को मेरे ऊपर कोई बड़ा इल्जाम हो और इसका क्या मतलब है कि आप पुलिस की कस्टडी में जाकर उसका इनकाउंटर कर दें, उसको कोई जुर्म साबित करने की मोहलत न दी जाए, उसके ऊपर जुर्म साबित किया जाए और उसके बाद अगर जुर्म साबित उसके ऊपर होता है तो फिर कानून के मुताबिक जो सजा जजा का एक स्टेप तय किया गया है वो प्रोसेस फॉलो किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात और बाकी इस किस्म के मामलात में बहुत सी चीजें हैं। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ देर बाद जाऊंगा उनके घर के ऊपर, मजीद जो इन्फॉर्मेटिव कुछ चीजें होंगी वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।